नमस्कार दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपी टेट के बाल विकास एवं शिक्षण विधि के कक्षा 1 से 5 तक के प्रश्न पत्रों को सॉल्व करेंगे, जिसमें हम लोग 2018 के प्रश्न पत्र को हल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो का पहला प्रश्न है, संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम है। ऑप्शन ए मूल्यांकन, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, अवबोध और ज्ञान। बी ऑप्शन बी में है मूल्यांकन, संश्लेषण, विश्लेषण, अनुप्रयोग, अवबोध और ज्ञान। और ऑप्शन सी में है ज्ञान, अनुप्रयोग, अवबोध, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। और डी ऑप्शन में कह रहा है जो क्रम दिया गया है वो ज्ञान, अवबोधन, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण एवं मूल्यांकन। हमें ये बताना है कि इसमें से कौन क्रम सही है। डी इसका आंसर हो जाएगा। ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण एवं मूल्यांकन, यह क्रम सही दिया गया है। इसकी हम व्याख्या देख लें थोड़ा। ज्ञान, अवबोधन, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम है। यह प्रणाली सरल से जटिल तथा मूर्त से अमूर्त की ओर ब्लूम द्वारा संज्ञानात्मक क्षेत्र को 6 स्तरों में इसी क्रम में वर्गीकृत किया गया है और इसको पिरामिड के रूप में भी यहाँ पे दर्शाया गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये सबसे नीचे यहाँ पे ज्ञान दिया गया है, ज्ञान है, उसके बाद है अवबोधन है, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और सबसे ऊपर लास्ट में मूल्यांकन है। तो ये इसका क्रम दिया गया है। अगला प्रश्न देखें। निम्न में से कौन सा अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है? जनतांत्रिक, सहानुभूतिपूर्ण, स्वेच्छाचारी, वांछनीय सूचनाएं देने वाला। सी इसका आंसर है स्वेच्छाचारी। स्वेच्छाचारी इसमें से अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है। बाकी अन्य जो है सभी एक अच्छे शिक्षण की विशेषता के बारे में बताया जा रहा है। अगला प्रश्न, अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? मास्लो, हर्जबर्ग, विक्टर ब्रूम या फिर स्किनर। सी इसका आंसर है विक्टर ब्रूम। अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत विक्टर ब्रूम के द्वारा दिया गया है। इसकी हम व्याख्या देख लें। अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत अमेरिकन वैज्ञानिक विक्टर एच ब्रूम ने दिया था, जबकि मास्लो ने अभिप्रेरणा की आवश्यकताओं का पदानुक्रम सिद्धांत दिया। हर्जबर्ग ने अभिप्रेरणा का दोहरा कारक सिद्धांत तथा स्किनर ने अभिप्रेरणा का सक्रिय अनुबंध सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान किस परिवार से संबंधित है? सामाजिक अंतःक्रिया, सूचना प्रक्रियाकरण, वैयक्तिक, व्यवहार परिमार्जन। 20 का आंसर है सूचना प्रक्रियाकरण। अग्रिम व्यवस्था प्रतिमान जो है सूचना प्रक्रियाकरण परिवार से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, कौशलों के स्थानांतरण के लिए कौन सा उपयोगी है? रेखीय अभिक्रम, शास्त्रीय अभिक्रम, कौशल अंतरण एक गति है न कि उद्देश्य। और लास्ट ऑप्शन है तैयारी और अर्जन। सी इसका आंसर है कौशल अंतरण एक गति है न कि उद्देश्य। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा शिक्षण का सूत्र नहीं है? अनिश्चित से निश्चित की ओर, दृश्य से अदृश्य की ओर, सरल से कठिन की ओर या फिर निगमन से आगमन की ओर। डी इसका आंसर है निगमन से आगमन की ओर। ये शिक्षण का सूत्र नहीं है, बाकी अन्य सभी शिक्षण सूत्र से संबंधित हैं। इसकी हम व्याख्या देख लें। निगमन से आगमन की ओर शिक्षण सूत्र नहीं है। शिक्षण सूत्र निम्नलिखित हैं या शिक्षण सूत्र यहाँ पे दिए गए हैं, उसको हम देख सकते हैं। सरल से जटिल की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, अनुभव सिद्ध से तर्क संगत की ओर, मनोवैज्ञानिक से तार्किक की ओर, पूर्ण से अपूर्ण की ओर तथा अनिश्चित से निश्चित की ओर। ये सभी शिक्षण सूत्र के अंतर्गत आते हैं।
इस प्रकार इसमें आगमन से निगमन की ओर नहीं दिया गया है। नेक्स्ट, सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम पद होता है। ऑप्शन ए शिक्षण, बी योजना बनाना, सी प्रतिपुष्टि या फिर डी प्रस्तावना। बी इसका आंसर है योजना बनाना। सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम पद योजना बनाना होता है। सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम पद योजना बनाना है। सूक्ष्म शिक्षण चक्र जो दिए गए हैं वो इस प्रकार दिए गए हैं। इसमें पहला पाठ योजना, फिर अगला है शिक्षण, फिर प्रतिपुष्टि है, फिर नेक्स्ट है पुनः पाठ योजना है, उसके बाद है पुनः शिक्षण और लास्ट में है पुनः प्रतिपुष्टि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अवबोध स्तर के शिक्षण में शामिल है? अनुप्रयोग, तुलना, पृथक्करण या फिर अन्वेषण। डी इसका आंसर है अन्वेषण। अन्वेषण जो है ये अवबोध स्तर के शिक्षण में शामिल है। अन्वेषण अवबोध स्तर के शिक्षण में शामिल किया गया है। शिक्षण के 3 स्तर होते हैं, स्मृति स्तर, अवबोध स्तर तथा चिंतन स्तर। स्मृति स्तर के शिक्षण में संकेत अधिगम, श्रृंखला अधिगम को शामिल किया गया है। अवबोध स्तर के शिक्षण में अन्वेषण को शामिल किया जाता है तथा चिंतन स्तर के शिक्षण में आलोचनात्मक एवं मौलिक चिंतन को शामिल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, शैक्षिक सुधारों में प्रभावी विकेंद्रीकरण तभी संभव होगा जब ऑप्शन ए जब खंड व संकुल संदर्भ केंद्रों की भागीदारी बढ़े, स्थानीय संदर्भ व्यक्ति उपलब्ध हो, सी अध्यापकों के पास संसाधन और प्रासंगिक सामग्री भी मौजूद हो। इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं। पहले में करा ए और बी, दूसरे में करा बी और सी, तीसरे में ए या सी या फिर चौथे में करा ए बी और सी तीनों। डी इसका आंसर हो जाएगा ए बी और सी तीनों। इसमें जो तीनों विकल्प दिए गए हैं वो सभी सही हैं। ये प्रश्न है शैक्षिक सुधारों में प्रभावी विकेंद्रीकरण तभी संभव होगा जब, यहाँ पे जो 3 देंगे सारे कारक मौजूद हो। जैसे पहला है जब खंड व संकुल संदर्भ केंद्रों की भागीदारी बढ़े, दूसरा है स्थानीय संदर्भ व्यक्ति उपलब्ध हों और तीसरा अध्यापकों के पास संसाधन और प्रासंगिक सामग्री मौजूद है। तीनों विकल्प इसके अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक छात्र पढ़ रहा है, उसका नाम लेकर किसी ने बुलाया, निम्न में से किस संवेदना द्वारा वह अपनी अनुक्रिया प्रकट करेगा? ऑप्शन ए स्पर्श संवेदना, बी ध्वनि संवेदना, सी दृष्टि संवेदना या फिर डी प्रत्यक्षण संवेदना। बी इसका आंसर हो जाएगा ध्वनि संवेदना द्वारा। अगला प्रश्न, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार प्राक संक्रियात्मक अवस्था की अवधि क्या है? जन्म से 2 साल, 2 से 7 साल, 4 से 8 साल या फिर 5 से 8 साल। 20 का आंसर हो जाएगा 2 से 7 साल। पियाजे के अनुसार प्राक संक्रियात्मक अवस्था की अवधि 2 से 7 साल होती है। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार प्राक संक्रियात्मक अवस्था की अवधि 2 से 7 साल होती है। संज्ञानात्मक अवस्था को 4 भागों में बांटा गया है। संज्ञानात्मक गामक अवस्था जो जन्म से 2 वर्ष तक, और अगला है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो 2 से 7 वर्ष तक मानी जाती है। फिर अगला है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो 7 से 12 वर्ष, और अंतिम है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो 12 से 15 वर्ष मानी जाती है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी बाद की बाल्यावस्था के बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है? विज्ञान की काल्पनिक कथाओं में अभिरुचि, बढ़ती हुई तार्किक शक्ति, भविष्य की योजना की सूझबूझ या फिर डी है काल्पनिक भयों का अंत। सी इसका आंसर हो जाएगा भविष्य की योजना की सूझबूझ। इसमें कह रहा है कि बाद की बाल्यावस्था के बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है। इसके अंतर्गत भविष्य की योजना की सूझबूझ आता है, ये उसकी विशेषता नहीं है, अन्य सारे इसकी
विशेषता के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न, इसमें से कौन मनोवैज्ञानिक भाषा विकास से संबंधित है? पीने, चोम्स्की, पावलोव या फिर मास्लो? बी इसका आंसर हो जाएगा चोम्स्की। चोम्स्की ये मनोवैज्ञानिक भाषा विकास से संबंधित है। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत को किस शीर्षक से सिद्ध किया? अधिगम के प्रयास एवं भूल, इसमें ऑप्शन ए कह रहा है अधिगम के प्रयास एवं भूल, बी कह रहा है संकेत अधिगम, सी कह रहा है संज्ञानात्मक अधिगम और डी है स्थान अधिगम। ये इसका आंसर हो जाएगा अधिगम के प्रयास एवं भूल सिद्धांत। थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत को अधिगम के प्रयास एवं भूल सिद्धांत के शीर्षक से सिद्ध किया है। अगला प्रश्न, गिरोवस्था किस आयु वर्ग एवं विलंब विकास से संबंधित है? 3 से 6 वर्ष एवं भाषा। ऑप्शन ए कह रहा है 3 से 6 वर्ष एवं भाषा और बी कह रहा है 8 से 10 वर्ष एवं समाजीकरण, सी 16 से 19 वर्ष एवं नैतिकता, डी 16 से 19 वर्ष एवं संज्ञानात्मक। बी इसका आंसर हो जाएगा 8 से 10 वर्ष एवं समाजीकरण। गिरोवस्था की आयु जो होती है वो 8 से 10 वर्ष और समाजीकरण के अंतर्गत आता है ये। नेक्स्ट, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की तृतीय अवस्था निम्न में से कौन सी है? ऑप्शन ए पूर्व संक्रिय अवस्था, बी मूल संक्रिय अवस्था, सी औपचारिक संक्रिय अवस्था या फिर डी संवेदनात्मक गामक अवस्था। बी इसका आंसर हो जाएगा मूल संक्रिय अवस्था। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की तृतीय अवस्था में मूर्त संक्रिय अवस्था आती है। पियाजे द्वारा बौद्धिक विकास की 4 अवस्थाएं क्रमशः संवेगात्मक गामक, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था तथा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था होती हैं। नेक्स्ट, निम्न में से अधिगम में योगदान देने वाले मनोवैज्ञानिक कारकों में कौन सा शामिल नहीं है? प्रेरणा, रुचि, अधिगम की इच्छा, विषय वस्तु। इसका आंसर डी हो जाएगा विषय वस्तु का स्वरूप। विषय वस्तु का स्वरूप जो है ये मनोवैज्ञानिक कारकों के अंतर्गत शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से सामाजिक मूल्य कौन सा है? प्राथमिक लक्ष्य, मूल प्रवृत्ति, सहायतापरक व्यवहार, आक्रामकता की आवश्यकता। सी इसका आंसर हो जाएगा सहायतापरक व्यवहार। सहायतापरक व्यवहार दान, सेवा, निवास, समूह आदि सामाजिक मूल्य की श्रेणी के अंतराल के अंतर्गत आते हैं, जबकि परंपरा, लोक कला, रीति रिवाज, धार्मिक क्रियाएं, गायन, नृत्य, सांस्कृतिक मूल्य के ये सब सांस्कृतिक मूल्य के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट, पश्चान्वेषण तथा साधन साध्य विश्लेषण निम्न में से किसके उदाहरण हैं? एल्गोरिदम, ऑप्शन ए कह रहा है एल्गोरिदम, बी मानसिक प्रवृत्ति, सी स्वतः शोध, डी प्रकार्यात्मक स्थिरता। सी इसका आंसर हो जाएगा स्वतः शोध। स्वतः शोध विधि में व्यक्ति समस्या का समाधान करने के लिए सभी विकल्पों की खोज नहीं की जाती, अपितु केवल उन्हीं विकल्पों की तलाश होती है जो संगत प्रतीत होते हों। पश्च अन्वेषण तथा साधन साक्ष्य विश्लेषण स्वतः शोध का उदाहरण है। अगला प्रश्न, ये क्वेश्चन विवादित है इसलिए इसको हम लोग नहीं देखेंगे। अगला प्रश्न देखें,
निम्न में से कौन सा थार्डनाई के अधिगम के प्राथमिक नियमों में शामिल नहीं है? अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, साहचर्यात्मक स्थानांतरण का नियम या फिर डी तत्परता का नियम। सी इसका आंसर हो जाए साहचर्यात्मक स्थानांतरण का नियम जो है ये अधिगम के प्राथमिक नियमों के अंतर्गत शामिल नहीं है। थार्डनाई के अधिगम के प्राथमिक नियमों में साहचर्यात्मक स्थानांतरण शामिल नहीं है। थार्डनाई ने अधिगम के 3 मुख्य नियम तथा 5 गौण नियमों का प्रतिपादन किया जो इस प्रकार दिए गए हैं। पहला है प्राथमिक या मुख्य नियम। इसमें प्राथमिक या मुख्य नियम अभ्यास, उसके बाद है अभ्यास का नियम, फिर प्रभाव का नियम है, उसके बाद तत्परता का नियम है। उसके बाद द्वितीयक या गौण नियम है। इसके अंतर्गत आता है सदृशता का नियम, मनोवृत्ति का नियम, बहु अनुक्रिया का नियम, साहचर्यात्मक रूपांतरण का नियम और आंशिक क्रिया का नियम। अगला प्रश्न, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किसके अनुकूलन पर बल देता है? ये इसका आंसर है व्यवहार का। अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत व्यवहार के अनुकूलन पर बल देता है। नेक्स्ट, क्रिया प्रसूत अनुबंध का दूसरा नाम क्या है? नैमित्तिक अनुबंध, प्राचीन अनुबंध, समीपस्थ अनुबंध या फिर चीन अनुबंध। ये इसका आंसर हो जाएगा नैमित्तिक अनुबंध। क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत का दूसरा नाम नैमित्तिक अनुबंध है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी अधिगम की विशेषता नहीं है? ऑप्शन ए, अधिगम व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है। बी, अधिगम प्राणी की अभिवृद्धि है। सी, अधिगम का अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता है। या फिर डी, अधिगम एक लक्ष्योन्मुख प्रक्रिया है। सी इसका आंसर है अधिगम का अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता है। नेक्स्ट, कोहलर यह सिद्ध करना चाहता था कि सीखना, ऑप्शन ए, स्वायत्त या यादृच्छिक प्रक्रिया है। बी, संज्ञानात्मक संकार्य है। सी, एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति पशु से श्रेष्ठ है। या फिर डी, परिस्थिति के विभिन्न अंगों का प्रत्यक्षीकरण है। डी इसका आंसर है संज्ञानात्मक संकार्य है। कोहलर यह सिद्ध करना चाहता था कि सीखना एक संज्ञानात्मक संकार्य है। नेक्स्ट, किसी भी नई भाषा को सीखने के लिए कहाँ से प्रारंभ किया जाना चाहिए? ऑप्शन ए, वाक्यांशों के निर्माण से। बी, शब्दों के निर्माण से। सी, अक्षरों और शब्दों के मध्य साहचर्य से। या फिर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। सी इसका आंसर हो जाएगा अक्षरों व शब्दों के मध्य साहचर्य से। किसी भी नई भाषा को सीखने के लिए अक्षरों व शब्दों के मध्य साहचर्य से प्रारंभ करना चाहिए। नेक्स्ट, समावेशी कक्षा में किस प्रकार का छात्र शामिल होते हैं या किस प्रकार के छात्र शामिल होते हैं? ऑप्शन ए, सामान्य और विशिष्ट छात्र। बी, केवल सामान्य छात्र। सी, केवल विशिष्ट छात्र। या फिर डी, बहुभाषी और प्रतिभाशाली छात्र। ये इसका आंसर है सामान्य और विशिष्ट छात्र। नेक्स्ट, अधोलिखित में गणित संबंधी अधिगम अक्षमता को कौन सा पद परिभाषित करता है? इसमें गणित संबंधी अक्षमता को कौन सा टर्म यहाँ पे परिभाषित करता है? ऑप्शन ए, पठन दोष। बी, गणना दोष। सी, निरस्ता संबंधी दोष। या फिर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। बी इसका आंसर है गणना दोष। गणित संबंधी अधिगम क्षमता को गणित संबंधी अधिगम क्षमता में जो दोष होता है वो गणना दोष के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट, समावेशीकरण की सफलता के लिए आवश्यक है। ऑप्शन ए, अभिभावकों की भागीदारी का न होना। बी, अलगाव। सी, क्षमता निर्माण का अभाव। या फिर डी, संवेदनशीलता। डी इसका आंसर है संवेदनशीलता। समावेशीकरण की सफलता के लिए संवेदनशीलता, अभिभावकों की भागीदारी, एकता तथा क्षमता निर्माण आदि आवश्यक है। नेक्स्ट,
निम्न में से कौन सा संवेग का तत्व नहीं है? दैहिक, संज्ञानात्मक, व्यवहारात्मक या फिर संवेदी? डी इसका आंसर है संवेदी। संवेदी जो है ये संवेदी संवेग का तत्व नहीं है, जबकि दैहिक संज्ञानात्मक तथा व्यवहारात्मक ये संवेग के तत्व हैं। इस प्रकार इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन था। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन घंटे को प्रेस कर लें, जिससे मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले।